गुड मॉर्निंग। आई एम ऑल फाइन। अरे तुम लोग गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेट नहीं बच्चों, आज मेरा थोड़ा तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं सोच रहा था कि आज छुट्टी ले लेता, पर हाँ ले लेता तो वो हो गया था। पर अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि अ, सर जिनके जिनकी क्लास अरेंज होनी थी मेरी जगह, वो नहीं अरेंज हो पाई और तुम लोग सब सेंटर पे आ गए थे। तो मेरे पास फोन आया कि भाई सेंटर पे बच्चे आ गए हैं और अरेंज नहीं हो पाया। तो मैंने कहा समय नहीं बर्बाद होना चाहिए, जाते हैं। नहीं नहीं, सैक्रिफाइस। मुझे 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 अच्छा लगता है तुम लोग के साथ टाइम स्पेंड करना, तो मेरा कोई सैक्रिफाइस। चलो आओ। हाँ, तो थोड़ा सा एनर्जी अगर कम रहे तो तुम लोग को अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो बोल दीजिए। हाँ, चलिए। तो कल बच्चों हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर। हाँ, आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है। अच्छा, तो कल ना मैं आप लोग को वो पढ़ा रहा था, स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ा रहा था ना। और मैंने आपको बताया था बच्चों की स्प्रिंग जैसे। गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए, सारे सेटल हो जाइए। बिल्कुल आ रही है। सर कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा, एकदम अच्छा। तो कल स्प्रिंग के बारे में बच्चों डिस्कशन कर रहे थे और ये पता चला था कि जो है स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए के है, और लेंथ जो है स्प्रिंग की वो एल नॉट है। ठीक है। और अगर हम लोग इसको कट कर दे बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो जितना छोटा लेंथ आप कर देंगे स्प्रिंग का, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बच्चों आप ऐसे याद रख लो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, या आप ऐसा याद रख लो कि के एल बराबर कांस्टेंट होगा, है ना। के एल बराबर कांस्टेंट मतलब के वन एल वन बराबर के टू एल टू। ठीक है। तो इस पे हम लोगों ने कल कुछ सवाल भी सॉल्व किए थे लास्ट में जाते जाते। चलो, तो बच्चों इसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। एक प्रैक्टिस सवाल इस पे लेता हूँ, ये जो कल वाला कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद फिर आज का आगे का डिस्कशन करेंगे। सूडो फोर्स के बारे में आज पढ़ाऊंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। बच्चों एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, लेंथ एल नॉट है, और इस स्प्रिंग को हम लोगों ने कट किया है, इस तरह से कट किया है कि जो लेंथ है वो 1:4 है। ठीक है, जो लेंथ है 1:4 है। और जो दो पार्ट बचे बच्चों, उन दो पार्ट को एक बार सीरीज में कनेक्ट किया गया है और एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो आपको बताना है सीरीज कॉम्बिनेशन टू पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेशियो कितना होगा। ओके, ठीक। एक बार सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, एक बार पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो 4/25 रेशियो। ओके, आ गया 4/25। बाकी लोग भी कर लीजिए बच्चों, फिर डिस्कशन करते हैं। कितने बच्चों का हो गया, हाथ उठाइए जरा, कितने बच्चों का हो गया है। ठीक है ठीक है, करिए बच्चों, करिए करिए, आराम से समय लीजिए, कोई बात नहीं। बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए।
हाँ, सवाल ये है कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, लेंथ एल नॉट है, उसको कट कर दिया गया बीच में से, और जो लेंथ का रेशियो 1:4 है। तो आपको बताना है, अगर उन कटे हुए पार्ट्स को, जो भी दो पार्ट में कट हुए स्प्रिंग, एक बार सीरीज में कनेक्ट किया, एक बार पैरेलल में, तो सीरीज और पैरेलल का रेशियो बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मदद करिएगा आप मेरी। तो जब कट कर दोगे बच्चों तो ये वाला L0/5 हो जाएगा, और ये 4L0/5 हो जाएगा, है ना? बोलिए बच्चों, सही है ना? क्योंकि के एल कॉन्स्टेंट है बच्चों, या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है, तो अगर लेंथ को आप 5 गुना कम कर देंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट 5 गुना बढ़ जाएगा। बोलिए बच्चों, सही है ना? तो इस वाले हिस्से का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 5K हो जाएगा, है ना? और इस वाले का 5K/4 हो जाएगा। बोलिए बच्चों, ठीक है? ऐसे किया आप लोग? अगर आप लोग को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप ये देखिए, के एल बराबर कांस्टेंट है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं के इंटू एल नॉट बराबर, मान लीजिए मैं इसका के डैश मान लेता हूं, तो के डैश इंटू L0/4, के डैश इंटू L0/5, है ना? क्योंकि 4:1 में डिवाइड, 1:4 में डिवाइड किया गया ना, तो यहां से देखिए L0 कैंसिल हो जाएगा, के डैश की वैल्यू 4K आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों जो लेंथ, जिस रेशियो में लेंथ डिवाइड होती है, जैसे L0/4 है, 4L0/5 है, तो इसका 5K हो जाएगा और इसका 5K/4 हो जाएगा। ठीक है, के डैश 5K आएगा, बिल्कुल। हाँ, के डैश बच्चों 5K आएगा, मैंने 4K लिख दिया था, के डैश 5K आएगा, यानी यही वाला आएगा, और ये 5K/4। अच्छा बच्चों, सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो के इक्विवेलेंट होता है प्रोडक्ट अपॉन सम, तो बेटा प्रोडक्ट कर दीजिए, तो 5K इंटू 5K/4, और बच्चों अगर आप सम करेंगे, ठीक है, 5K में 5K/4 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 25K/4 हो जाएगा, है ना? तो सीरीज का के इक्विवेलेंट K/4, यहां से K/4 कैंसिल हो जाएगा, सीरीज का यार के ही आ जाएगा, हाँ के ही आना भी चाहिए सीरीज का, क्योंकि अगर जो कटे हुए हिस्से उनको जोड़ दोगे तो फिर से यही बन जाएगा, तो सीरीज का के आना चाहिए, आ भी रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों के इक्विवेलेंट हो जाता है, सिंपल जोड़ देते हैं K1 + K2, तो अगर दोनों को जोड़ दोगे 5K और 5K/4 को, तो बन जाएगा बच्चों 25K/4। तो जब रेशियो लेंगे बच्चों सीरीज और पैरेलल का, तो सीरीज का तो के ही रहेगा और पैरेलल का 25K/4 हो जाएगा, तो आंसर कटने के बाद 4/25 आ जाएगा। कुछ बच्चों ने तो बहुत जल्दी बता दिया था। कितने बच्चों का सही आ गया था बच्चों? 4/25। ठीक है, देवरिया पाठशाला आया था बच्चों आपको? कितने बच्चों का आ गया था देवरिया पाठशाला? गुड गुड गुड। मुरादाबाद 09 कितने बच्चों का आ गया था? बहुत बढ़िया। रायबरेली आया था बच्चों? बोलिए बेटा। किसका रेशियो? हाँ हाँ हाँ, K1 और K2 का रेशियो, हाँ 4/1 आएगा, राइट। कर सकते हैं, उसको बराबर के कर देंगे ना। नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हो कि एक्चुअली मैंने सवाल में आपसे पूछा है, सवाल के हिस्से ऐसे थे कि भाई कट कर दिया है, इंडिविजुअल के बताइए, फिर सीरीज में कनेक्ट किया, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया, तो सवाल का एक हिस्सा ही है कि आपको के निकालना है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता था कि आप के निकाल लो। आप क्या कह रहे हो कि बिना के निकाले ऐसे कर सकते हैं कि इसको एक्स मान ले, ये 4x हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ 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 हाँ, हो सकता है, इसको x मान लो, इसको 4x मान लो, और फिर सीरीज में निकाल दो, पैरेलल में निकाल दो, और फिर रेशियो ले लो, तो x x कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मैं चाह रहा था कि के भी निकाले, कल के सवाल में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था ना, इसलिए मैं चाह रहा था कि के भी निकालें। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है ना? अब इसके बाद मैं सीरीज, पैरेलल और स्प्रिंग वाले सवाल नहीं लूंगा, ठीक है ना सबको? चलिए, हेडिंग डालिए बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान सुनिएगा। मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पहले भी चर्चा करी है थोड़ी सी, आज फिर से हम लोग डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा कुछ नई चीजें समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों सिंपल सा है, ऐसा फ्रेम जो रेफरेंस की तरह एक्ट करे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा फ्रेम जो रेफरेंस के तौर पे एक्ट करे। जैसे कि बच्चों, अगर कोई कोई कार है या कोई बाइक है, ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन है कि कार है और ये कार ऐसे ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों बैठे हुए मान लीजिए पैसेंजर ए है, पैसेंजर बी है और कोई ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है। ये मान लीजिए बी और ये ए। तो जैसे मैं सी से पूछूं कि ए और बी मूव कर रहे हैं क्या, तो उसका आंसर आएगा हाँ, ए और बी मूव कर रहे हैं। अगर मैं बी से पूछूंगा कि सी मूव कर रहा है क्या, तो वो बोलेगा हाँ सी मूव कर रहा है। तो जिससे आप पूछ रहे हैं वो वही ऑब्जर्वर होगा, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, मतलब कि उसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बच्चों, जिसके रेस्पेक्ट में आप चीजों को ऑब्जर्व करें या जो ऑब्जर्वर हो वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है। अब बच्चों कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं, कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं बच्चों, तो एक क्वांटिटी लिख रहा हूं, तुम लोग बताना ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि नहीं। टाइम डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे या नहीं? नहीं करता। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है डिस्कशन, हालांकि 12वीं के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेटिवली चलने लगे, वो तो वो अलग कहानी शुरू हो जाती है, वो बिल्कुल क्वांटम वाली चीजें हो जाती हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। हमसे सवाल में पूछा जाता है क्या टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता, तो हमारे लिए नहीं करता। बट आप एक्चुअल फिजिक्स में जाएंगे तो हाँ, समय भी फ्रेम पे डिपेंड करता है। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना शुरू कर देंगे तो समय रुक जाएगा, हम हमारे लिए नहीं है। हम ये मान के चलेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे समय डिपेंड नहीं करता, कितनी भी स्पीड से चलें तो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताना जरा, डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं? बच्चों जिस जो करता है उसके आगे मैं टिक लगा दूंगा, जो नहीं करता उसके आगे क्रॉस लगा दूंगा। तो टाइम जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, तो मैं ये लिख देता हूं इसके आगे इंडिपेंडेंट, ठीक है। टाइम जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इंडिपेंडेंट है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट बच्चों डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर आप बी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ए का डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो रहेगा, और बी के रेस्पेक्ट में सी का देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर आप बी के रेस्पेक्ट में ए को देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, सी और जो है ए को ही सी के रेस्पेक्ट में देखो तो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करता है। दूसरा था बच्चों स्पीड। तुम्हें क्या लगता है स्पीड फ्रेम डिपेंडेंट या फ्रेम इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। और वेलोसिटी बच्चों, वेलोसिटी, वेलोसिटी भी फ्रेम डिपेंडेंट। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन भी बच्चों फ्रेम डिपेंडेंट होगा। अगला पूछ लेता हूं बच्चों, फोर्स। हाँ, फोर्स को भी ध्यान रखिएगा, फोर्स बच्चों इंडिपेंडेंट होगा, ध्यान रखिएगा। बहुत क्लासिकल कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको अलग से लिखवाया है। फोर्स फ्रेम इंडिपेंडेंट होगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, चूंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो आपके सबके दिमाग में सूडो फोर्स आ गया होगा कि सर जब एक्सेलरेटेड फ्रेम नहीं होता है, या जब एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है तो सूडो फोर्स काउंट करते हैं, जब एक्सेलरेटेड फ्रेम नहीं होता है, इनर्शियल फ्रेम होता है, तो सूडो फोर्स नहीं लगाते हैं। तो इसका मतलब फोर्स तो फिर फ्रेम पे डिपेंड करता है? नहीं, फ्रेम पे फोर्स डिपेंड नहीं करता। मैं इस पे बहुत देर तक चर्चा करूंगा, आप परेशान मत होइए, इस पे बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, क्योंकि आज के जो सूडो फोर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका बेसिस यही स्टेटमेंट है। तो बच्चों फोर्स जो होगा वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा, फ्रेम इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें से सारी चीजें तो आपको पता है, बस आपको लिखना है फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। तो पहला नोट डाल के बच्चों पहला पॉइंट यही लिख लीजिए, ये ना स्किप होने पाए। फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट।
ठीक, अगली लाइन से लिखिए बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला लिख लीजिए बच्चों, पहला लिख लीजिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहली हेडिंग पड़ जाए बच्चों, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि बच्चों आप लोग पहले पढ़ चुके हैं तो जरा आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। कोई बच्चा बताना चाहे, सही गलत की परवाह ना करिए, कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो मैं हूं, बताऊंगा सही। आप बस बता दो कि जो भी आपके दिमाग में आए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। न्यूटन्स लॉ फॉलो हो, जो रेस्ट में रहे। और कोई बच्चा ऐड करना चाहेगा, 2 पॉइंट आ गए हैं। लॉज ऑफ मोशन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट आए बच्चों कि न्यूटन के लॉज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होते हैं और जो फ्रेम रेस्ट पे रहे उसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। और कोई कुछ, ठीक। एक्चुअल में दोनों पॉइंट सही है ना। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर देता हूं तो आपकी न्यूटन्स लॉ वैलिड रहे और वेलोसिटी कांस्टेंट रहे जिसमें, ठीक है। चलिए, तो बच्चों देखिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो डेफिनेशन होती है प्रॉपर, वो डेफिनेशन होती है फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड। ऐसा फ्रेम जिसमें न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन लगा पाए वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों हमारा ग्राउंड है ना, ग्राउंड हम लोग का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहां वैलिड रहते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ऐसे फ्रेम में वैलिड रहते हैं जिन फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 हो, ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेट ना करे, जो एक्सेलरेट ना करे उसका क्या मतलब हुआ, या तो वो रेस्ट पे रहे, हाँ, अगर मूव कर रहा हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। अगर रेस्ट पे नहीं है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फिर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अगर आपसे जैसे सवाल आ जाए, 4 ऑप्शन दिए हों कि बताओ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए इनमें से कौन से 4 स्टेटमेंट सही हैं, 4 में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन है ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। फिर न्यूटन के लॉज कहां वैलिड रहते हैं, जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 हो। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन सही करना है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां आपको ध्यान रखना है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो दूसरा वाला पॉइंट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा। पहला वाला पॉइंट अगर आपके कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गए तो उनको सॉल्व करने में मदद करेगा। तो मैं ये दोनों पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूं, लिखिए, बोलिए बोलिए। राइट राइट, मैं फिर से बोल देता हूं, कंफ्यूजन नहीं रखना। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर न्यूटन के लॉज वैलिड हो, ठीक है। न्यूटन के लॉज कहां वैलिड रहते हैं, जहां जिस फ्रेम से देखने पर एक्सेलरेशन 0 हो। तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन उस फ्रेम से वैलिड होंगे जहां एक्सेलरेशन 0 हो, ठीक है। तो जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन इनमें से कौन से 4 स्टेटमेंट सही हैं, तो आपको वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है जिसमें लिखा हो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो, ठीक है। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन 0 हो, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन उस फ्रेम से वैलिड रहेंगे जिसका एक्सेलरेशन 0 होगा। कैसे ऐसे वैलिडिटी का कहां पे क्वेश्चन आ जाता है, मैं अभी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। लिखिए बच्चों, frame of reference in which frame of reference in which Newton's laws of motion are valid
frame of reference in which Newton's laws of motion are valid. Are called as inertial frame of reference. Are called as inertial frame of reference. दूसरा पॉइंट लिख लीजिए बच्चों. These frames have vector A बराबर 0. 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 अगली हेडिंग डालिए बच्चों, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगली हेडिंग, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इस पे लिखिए बच्चों, पहला पॉइंट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड. दूसरा पॉइंट लिखिए बच्चों, वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0. दूसरा पॉइंट, वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0. तो बच्चों ना न्यूटन के लॉज वैलिड रहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, और ना ही एक्सेलरेशन 0 रहता है. अब बच्चों मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूं कि ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का क्या चक्कर है, और कैसे एक फ्रेम में न्यूटन के लॉज वैलिड हो जाते हैं, दूसरे फ्रेम में वैलिड नहीं होते. तो बच्चों इसको समझाने के लिए ना मैं एक केस लेता हूं. मान लीजिए बच्चों एक लिफ्ट है, ठीक है, और ये लिफ्ट जो है एक केबल से कनेक्टेड है कुछ इस तरह से, और लिफ्ट का मास ले लेते हैं बच्चों कि भाई ये लिफ्ट के अंदर एक आदमी खड़ा है ना, लिफ्ट के अंदर एक आदमी खड़ा है, और आदमी प्लस लिफ्ट का मास मान लेते हैं बच्चों 500 किलो है, ठीक है. और ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रही है, और मैं ए की वैल्यू लेता हूं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और मुझे बच्चों निकालना है कि जो लिफ्ट का केबल है उसमें टेंशन कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है. तो बच्चों टेंशन ऊपर की तरफ होगा और mg ग्रेविटी नीचे की तरफ होगी, ठीक है. तो बच्चों अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये 500 g हो जाएगा, और आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड के फ्रेम से आप देख रहे हैं. तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, ग्रेविटी नीचे, तो आप लिखेंगे टेंशन माइनस 500 g बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन. तो मास है बच्चों 500 और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2. तो जो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5000, तो यही है 5000 प्लस 1000, 6000 न्यूटन टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. बच्चों इसमें तो किसी को संदेह नहीं है ना, ये तो नॉर्मल अपन ग्राउंड फ्रेम से जैसे करते आते थे वैसा कर दिया. क्लियर है सबको? ठीक है, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा. अब इसके बाद क्या करते हैं, लिफ्ट है और लिफ्ट का केबल है, सेम सिचुएशन है ना बच्चों. लिफ्ट पिछले वाले केस में थे वही लिफ्ट है,
आदमी सेम है, टोटल मास 500 केजी है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ऊपर की तरफ टेंशन है। ठीक है, बस इसमें एक अंतर कर दिया है कि जो ऑब्जर्वर है बच्चों उस पर ग्राउंड पे नहीं है, ऑब्जर्वर जो है यहां बैठा दिया गया है। ठीक है, ऑब्जर्वर यहां बैठा दिया गया लिफ्ट के अंदर। अब ऑब्जर्वर का कोई मास नहीं है, आप ऐसा मत सोचना कि अच्छा ऑब्जर्वर अंदर बैठ गया तो मास बढ़ जाएगा, नहीं, ऑब्जर्वर का कोई मास नहीं है ना। तो ऑब्जर्वर बैठ गया है लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट के अंदर से उस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्जर्वर देख रहा है कि ऊपर टेंशन लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है टेंशन। नीचे देख रहा है कि ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है, तो नीचे ग्रेविटी लगा देता है, ऊपर टेंशन नीचे ग्रेविटी, ऊपर टेंशन नीचे ग्रेविटी, ग्रेविटी हो गया 500 जी। तो ऊपर की तरफ टेंशन नीचे की तरफ ग्रेविटी। और बच्चों अगर ऑब्जर्वर लिफ्ट में ही बैठा हुआ है तो लिफ्ट उसको एक्सेलरेटेड दिखेगी या रेस्ट पे दिखेगी? अगर ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर ही बैठा हुआ है तो रेस्ट पे दिखेगी, है ना। तो रेस्ट पे देखेगी बच्चों, तो मास ऑफ लिफ्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि खुद के फ्रेम में एक्सेलरेट नहीं कर सकती, तो जीरो हो जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 5000 न्यूटन। दूसरे वाले केस से जब लिफ्ट के फ्रेम से बनाएंगे तब 5000 न्यूटन, और जब ग्राउंड फ्रेम से बनाएंगे तो 6000 न्यूटन। ठीक है, अब बच्चों मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि स्ट्रिंग का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है ना, स्ट्रिंग का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, मतलब जो स्ट्रिंग मैक्सिमम जो टेंशन ले सकती है, वो मान लीजिए बच्चों 5500 न्यूटन है। ठीक है, अब मान लीजिए आप लिफ्ट की रोप को डिजाइन कर रहे हैं ना, कोई इंजीनियर है जो लिफ्ट की रोप डिजाइन कर रहा है, उसको पता है कि 5500 न्यूटन पे ब्रेक हो जाएगी, तो ग्राउंड के फ्रेम से कैलकुलेशन करता है तो 6000 न्यूटन आएगा, और लिफ्ट के फ्रेम से कर रहा है तो कैलकुलेशन 5000 न्यूटन आ रहा है। तो वो क्या, तो केबल तो सेम है, केबल में तो कोई डिफरेंस नहीं है, केबल में जो टेंशन आ रहा है वो भी आ ही रहा है। अब आप इसके फ्रेम से कैलकुलेट करो या इसके फ्रेम से कैलकुलेट करो, टेंशन तो आएगा ही। अच्छा बच्चों तुम्हारे नॉलेज से तुम्हें क्या लगता है 5000 और 6000 न्यूटन में कौन सी सही वैल्यू है? 6000 न्यूटन सही वैल्यू है ना, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से निकालना है 6000 न्यूटन सही वैल्यू है। तो अगर मान लीजिए ब्रेकिंग स्ट्रेस है तो ये जो इंजीनियर होगा ये बोलेगा कि भाई थोड़ा हायर स्ट्रेस की हायर कैपेसिटी वाली वायर लगाइए, अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है ना, क्योंकि 6000 न्यूटन आ रहा है रीडिंग, मैक्सिमम 5500 है। अगर आप इस फ्रेम से बनाएंगे तो 5000 न्यूटन है ना, तो वो कह देगा कि नहीं नहीं सेफ है, आप यूज कर सकते हो लिफ्ट, लेकिन गड़बड़ है। ठीक है, तो बच्चों एक्चुअल में दोनों में से ये ऑब्जर्वेशन गलत है। ठीक है, उसका कारण क्या है कि जब आप इस लिफ्ट में बैठ गए, लिफ्ट के फ्रेम में बैठ गए, तो आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ गए। आप ऐसे फ्रेम में बैठ गए जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और अभी मैंने बताया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होते, तो आप यहां इस फ्रेम में बैठ के न्यूटन के लॉज लगा रहे हैं, इसलिए आपका गलत आंसर आ रहा है। ठीक है, तो न्यूटन के लॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे वैलिड नहीं होते। क्या मेरी बात आज सारे बच्चों को समझ में आई है? अच्छा मैंने आपको एक चीज और लिखवाई है बच्चों यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भैया फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होगा किस चीज के? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। अब देखिए वो चीज यहां वैलिड हो रही है, टेंशन 6000 न्यूटन है तो टेंशन 6000 न्यूटन ही रहेगा। अब तुम यहां से रेफरेंस बनाओ, मतलब लिफ्ट के अंदर से बनाओ एफबीडी, ग्राउंड फ्रेम से एफबीडी बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंशन 6000 न्यूटन तो टेंशन 6000 न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, तो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं अगर इस फ्रेम में बैठ जाऊंगा तो टेंशन की वैल्यू 6000 से घट के कुछ और आ जाएगी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 6000 न्यूटन है, 6000 न्यूटन रहेगी, आप यहां से एफबीडी बनाओ, यहां से कहीं से भी एफबीडी बनाओ। तो खैर ये वाला बच्चों गलत एक्सप्लेनेशन है, टेंशन की वैल्यू 6000 न्यूटन आनी चाहिए पर आ रही है 5000। तो क्या किया जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता कि न्यूटन के लॉज तो हर जगह वैलिड होने चाहिए, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस फ्रेम से बनाएंगे तो वैलिड नहीं होंगे। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूटन के लॉज को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी लगाने के लिए एक जुगाड़ खोजा गया। उस जुगाड़ का नाम था सूडो फोर्स। ठीक है, तो सूडो फोर्स बच्चों पिक्चर में इसलिए आया ताकि हम न्यूटन के लॉज को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी लगा पाए। तो सूडो फोर्स क्या है? सूडो फोर्स एक जुगाड़ है जिसकी मदद से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी आप न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चों आप ये
हाँ बोलिए। ये सब लिख लीजिए बच्चों, मैं इसका कंक्लूजन आपको लिखाऊंगा। आप पहले ये केस लिखिए, फिर ये केस लिखिए, और मैं इसका कंक्लूजन लिखाऊंगा, फिर वहां से हम लोग सूडो फोर्स को कनेक्ट करेंगे। बोलिए। 5,000 आ रहा है तो मैंने बताया ना कि 5,000 नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर ये 6,000 आ रहा है तो यहां पे भी 6,000 आना चाहिए, पर 6,000 नहीं आ रहा, 5,000 आ रहा है ना। इसका मतलब गलत रिजल्ट दे रहा है। न्यूटन के लॉज लगाने पे गलत रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, राइट। हाँ देखो, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम क्यों है? आप ऑब्जर्वर बैठ गया लिफ्ट के अंदर, ये वाला फ्रेम नॉन इनर्शियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास क्या है? एक्सेलरेशन है। हाँ 6,000 वाले में भी एक्सेलरेशन है, लेकिन उसमें हम लोग ग्राउंड फ्रेम से बना रहे हैं ना। जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे, ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर नहीं है। तो जो जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, उस फ्रेम के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं, ग्राउंड के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना। यहां पे ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, तो लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट पे बैठा हुआ है, तो लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है तो ये ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेट करेगा। ऑब्जर्वर को नहीं एक्सेलरेट करना है। बोलिए। मतलब मैंने एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए ये रस्सी है, इसका मैक्सिमम जो टेंशन ले सकती है वो 5500 न्यूटन है, ठीक है। तो एक इंजीनियर, जो इंजीनियर ग्राउंड फ्रेम से बना रहा है, वो कह रहा है कि भाई टूट जाएगी रस्सी, मत लिफ्ट को यूज करिए। जो इंजीनियर लिफ्ट के फ्रेम से बना रहा है वो कहेगा कि 5500 न्यूटन पे टूटनी चाहिए, हमारा कैलकुलेशन से 5,000 न्यूटन आ रहा है, यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक ग्राउंड वाला कह रहा है कि यूज कर लीजिए, लिफ्ट के फ्रेम्स वाला कह रहा है नहीं यूज करिए। ऐसा तो नहीं हो सकता, या तो यूज करना चाहिए या तो यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फिर तकलीफ हो जाएगी कि किसकी बात माने। तो बाद में ये निष्कर्ष निकला कि यार ये जो कैलकुलेशन है ये गड़बड़ है, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम वाली तो एकदम पक्की है, तो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ये वाली कैलकुलेशन गड़बड़ है, तो इसकी बात नहीं माननी चाहिए। अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस 5500 न्यूटन है और आपका टेंशन 6,000 न्यूटन आ रहा है ग्राउंड के फ्रेम से, तो आपको लिफ्ट का मतलब नहीं यूज करना चाहिए। आपको ये रस्सी बदलनी चाहिए, ऐसी रस्सी लेना चाहिए जो 6,000 न्यूटन से ऊपर टेंशन को बर्दाश्त कर पाए। हम्म। सबका हो गया बच्चों? ठीक है, मैं इसमें कंक्लूजन में 2-3 पॉइंट लिखवा, हाँ नोट बना के लिखिए बच्चों। पहला पॉइंट, टेंशन टेंशन ब्रैकेट में लिख दीजिए फोर्स, टेंशन ब्रैकेट में लिख दीजिए फोर्स, फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टेंशन ब्रैकेट में फोर्स फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसलिए इसलिए ग्राउंड फ्रेम इसलिए ग्राउंड फ्रेम
इसलिए ग्राउंड फ्रेम और लिफ्ट के फ्रेम से इसलिए ग्राउंड फ्रेम और लिफ्ट के फ्रेम से वैल्यूज बराबर आनी चाहिए। बराबर आनी चाहिए। अगला पॉइंट लिखिए बच्चों। लिफ्ट के फ्रेम से की गई कैलकुलेशन गलत है। लिफ्ट के फ्रेम से की गई कैलकुलेशन गलत है। क्योंकि क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होते हैं। न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होते हैं। लिख लिया बच्चों सबने? कोई चीज रिपीट कर। हाँ, मैं बता देता हूं बच्चों मैंने क्या क्या लिखवाया आपको कि ग्राउंड फ्रेम और लिफ्ट के फ्रेम से टेंशन की वैल्यू अलग अलग आ रही है, अलग अलग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि टेंशन एक फोर्स है और फोर्स फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि लिफ्ट के फ्रेम से की गई कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होते हैं। अब बच्चों ये जो एग्जांपल है ना, ये उस चीज का प्रूफ है कि भाई न्यूटन के लॉज वैलिड क्यों नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आप न्यूटन के लॉज को सही मानते हुए नॉन इनर्शियल फ्रेम में कैलकुलेशन करोगे तो देखो टेंशन की वैल्यू अलग अलग आ रही है। टेंशन की वैल्यू अलग अलग नहीं आ सकती, सेम आनी चाहिए, क्योंकि वो फ्रेम इंडिपेंडेंट है। तो दोनों अलग अलग आ रही है, इसमें से एक तो गलत है 100%, क्योंकि टेंशन की तो एक वैल्यू आनी चाहिए, दोनों अलग अलग आ रही है। इस पे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यही तो, ये तो पूरा हम लोग का ग्राउंड से कर रहे हैं ना, वो तो परफेक्ट है। इसका मतलब गलती यहीं पे है। ठीक है, अब बच्चों क्या है कि ये चीज डिसाइड हो गई कि न्यूटन के लॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं लग सकते। तो न्यूटन के लॉज को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगाने के लिए एक जुगाड़ लाया गया, एक तरकीब लाई गई, एक ट्रिक लाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स। तो अगर आप मुझसे पूछें क्या सूडो फोर्स सर रियलिटी में एग्जिस्ट करता है क्या, तो नहीं, सूडो फोर्स रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए, सूडो फोर्स रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि बच्चों मैं तुमसे पूछूं कि बेटा क्या फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है क्या, तो हाँ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। बेटा टेंशन एग्जिस्ट करता है क्या, तो हाँ। क्या बेटा मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है सर। इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है सर। ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। क्या सूडो फोर्स एग्जिस्ट करता है रियलिटी में? नहीं। सूडो फोर्स बेटा एक तरकीब है, एक जुगाड़ है, एक ट्रिक है, जिसकी मदद से हम न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगा के आंसर सही ला पाए, बस इतना है। ठीक है, तो बच्चों एक तीसरी लाइन लिखिए, फिर सूडो फोर्स का डिस्कशन शुरू करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम से लगाने के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम से लगाने के लिए
एक तरकीब ढूंढी गई, एक तरकीब ढूंढी गई जिसे सूडो फोर्स कहते हैं, जिसे सूडो फोर्स कहते हैं। एक तरकीब ढूंढी गई जिसे सूडो फोर्स कहते हैं। लिख लिया बच्चों, जिसे सूडो फोर्स कहते हैं। अगली हेडिंग डाल दीजिए सूडो फोर्स। मुरादाबाद का, रुको फिर से लिखता हूं मैं। कल तो काफी फिर से इस पे पता नहीं क्या है, मेरे को प्रॉब्लम बताता हूँ। उन्होंने बताया तो था कुछ, मैं अपडेट करता हूँ आपको। कर दिया बच्चों फिर से, है ना। चलिए, तो सूडो फोर्स बच्चों अब थोड़ा सा समझते हैं। मतलब आपको मुरादाबाद में स्पीकर में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रही है, मतलब कि आवाज बहुत ज्यादा आ रही है पीछे से सर, आवाज आती है सर, जैसे पुराने वाली। खर 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 ऐसे। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ हाँ, ठीक। सूडो फोर्स देखिए, तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि सूडो फोर्स देखिए कोई फोर्स रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, तो दो मैग्नेट को लाओगे तो आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो उनका फोर्स समझ में आ जाएगा। दो मास रख दोगे, वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे, समझ में आ जाएगा। चार्जेस रख दोगे, आपस में इंटरैक्ट करेंगे, दिखेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स है और इस उसकी वजह से इंटरैक्शन हो रहा है, उसका इफेक्ट समझ में आएगा। सूडो फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता रियलिटी में। सूडो फोर्स तो साइंटिस्ट लोगों के दिमाग का एक आप कह लो उपज है, जिसको यूज करके वो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगा पाते हैं। ठीक है, तो बच्चों सूडो फोर्स रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, मैं लिखवा दूंगा अभी आपको, है ना। पहले समझ लेते हैं कि सूडो फोर्स निकालते कैसे हैं। तो बच्चों मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है ऐसा। आप इस ब्लॉक को बच्चों दो फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। एक फ्रेम तो सिंपल आपका बच्चों ग्राउंड पे खड़ा है ये बंदा, तो फ्रेम ए हो गया। दूसरा फ्रेम बच्चों ये एक स्केट बोर्ड पे खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर, और स्केट बोर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रही है। और एक केस ये है कि स्केट बोर्ड पे खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर, है ना, और ये स्केट बोर्ड आगे की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रही है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं a से पूछूंगा कि a बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दो ब्लॉक की, तो बच्चों a जो है नीचे की तरफ ग्रेविटी लगा देगा, ठीक है, और a जो है ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा देगा। राइट बच्चों, क्या एक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सूडो फोर्स लगेगा क्या इस ब्लॉक पे? नहीं लगेगा। सूडो फोर्स कब आता है बेटा? नॉन इनर्शियल फ्रेम हो। अच्छा बच्चों, फिर पूछा गया ये जो ऑब्जर्वर है इसमें तो सूडो नहीं लगाएगा, है ना, इसके केस में सूडो फोर्स नहीं आएगा। आप मेरी बात सुनते रहिए, मैं सब आपको लिखवाऊंगा अभी। अगर इस ऑब्जर्वर बी से पूछा जाए तो क्या बच्चों ये सूडो लगाएगा क्या? ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, क्या ये सूडो फोर्स लगाएगा क्या बी? लगाएगा नहीं लगाएगा? बच्चों बी वाला भी सूडो फोर्स नहीं लगाएगा। क्यों? सूडो फोर्स नॉन इनर्शियल से आता है, यानी कि ऐसा फ्रेम जिसके पास एक्सेलरेशन हो। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इस फ्रेम के पास एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ये सूडो फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, तो रेस्ट पे रहना नहीं जरूरी है, एक्सेलरेशन जो है जीरो रहना जरूरी है। रेस्ट पे हो या मूव करे उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन जीरो या नॉन जीरो से फर्क पड़ता है। एक्सेलरेशन जीरो है तो सूडो नहीं आएगा, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो सूडो आएगा। अच्छा बच्चों, अगर इस पे इससे पूछा जाए सी वाले से कि बताओ बेटा एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, अब सूडो फोर्स की देखिए बच्चों बात सुनिए जरा आप। सूडो फोर्स की जो वैल्यू होती है, ध्यान से सुनिएगा, वो होती है मास।
किस ब्लॉक का मास? जिसकी आप एफबीडी बना रहे हो उस ब्लॉक का मास, ठीक है, उस ब्लॉक का मास जिसकी आप एफबीडी बना रहे हो, इनटू एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन। और किसका एक्सेलरेशन बच्चों? उसका एक्सेलरेशन जिस फ्रेम से आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जैसे मान लीजिए कि ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है और इस ब्लॉक ब्लॉक का मास m है, तो इस ब्लॉक पे सूडो फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। तो फ्रेम राइट की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इस ब्लॉक पे जो सूडो फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा और उसकी वैल्यू होगी मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा सर, ये निगेटिव वैल्यू क्या बताती है? निगेटिव वैल्यू ये बताती है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। निगेटिव साइन ये बताता है कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। तो बच्चों थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा कि जो सूडो फोर्स की वैल्यू होगी वो बराबर होगी मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई भी फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन ही होगा, लेकिन मास उस ब्लॉक का रखेंगे जिसकी एफबीडी बना रहे हैं। जैसे मैं इस ब्लॉक की एफबीडी बना रहा हूं तो इसका मास रखूंगा, और एक्सेलरेशन रखेंगे वो एक्सेलरेशन रखा जाएगा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होगा। कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? जिसके रेस्पेक्ट में बैठ के आप उस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, ये जो सी वाला ब्लॉक है, बस ऐसे सोच के बताना थोड़ा सा। अगर मैं सी वाले ब्लॉक पे खुद को एज्यूम करूं और मैं इस ब्लॉक को देखूं, तो इसको क्या नजर आएगा कि ये एम ब्लॉक किधर मूव कर रहा है? पीछे की तरफ। तो इससे पूछा जाएगा कि यार बताओ, ये ब्लॉक तुम्हें किधर मूव करता हुआ दिख रहा है? सी से पूछा जाएगा। तो सी कहेगा कि ये ब्लॉक मुझे पीछे मूव करता हुआ दिख रहा है। तो फिर सी से पूछा जाएगा बेटा तुम्हें पीछे मूव करता हुआ क्यों दिख रहा है? क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और तो कोई फोर्स नहीं है, तुम्हें क्यों लग रहा है? तो फिर ये एक्सप्लेनेशन देगा कि भाई मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ हूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से ये मुझे, इस पे मुझे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी डायरेक्शन मेरे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी, और यही सूडो फोर्स कारण है इस ब्लॉक के पीछे मूव करने का। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? यस सर। चलिए पहला पॉइंट लिखिए सूडो फोर्स के अंदर। ये फोर्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये फोर्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला पॉइंट लिखिए बच्चों। इस फोर्स को इस फोर्स को तभी इंक्लूड करेंगे, इस फोर्स को तभी इंक्लूड करेंगे जब ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड हो, जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों आपको ये एक ब्लॉक ड्रॉ करना है सिंपल, ठीक है, और इस ब्लॉक की एफबीडी 3 बार ड्रॉ करनी है। एक बार ए के फ्रेम में, फिर बी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के, फिर सी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के। तो एक सिंपल ब्लॉक है, इसकी एफबीडी 3 बार बनेगी। एक बार ए को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के उसमें सूडो नहीं दिखाना है, फिर बी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के उसमें सूडो नहीं दिखाना है, फिर सी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के और उसमें सूडो दिखाना है। फिर मैं आपको सूडो का मैग्नीट्यूड भी लिखवाऊंगा। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ 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 हाँ, ये देखो लिफ्ट के अंदर बैठा है, तो लिफ्ट के अंदर बैठा है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। हाँ, इसमें एक्सेलरेशन 0 है, देखिए।
ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ। देखिए क्या हुआ कि ये लिफ्ट है ना, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, उसमें ऑब्जर्वर बैठ गया, तो क्या ऑब्जर्वर भी लिफ्ट का हिस्सा हो गया? बोलो। हाँ, वही हो गया। तो अगर ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है तो ये ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये इनर्शियल हो गया या नॉन इनर्शियल हो गया? अग, अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा है तो नॉन इनर्शियल हो गया या इनर्शियल हो गया? नॉन इनर्शियल हो गया। तो ये नॉन इनर्शियल हो गया, ठीक है। अब इसके फ्रेम में हम लोग एफबीडी बना रहे हैं, इसकी लिफ्ट की, लिफ्ट प्लस मैन की। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, बोलो ठीक है, और टेंशन ऊपर लग रहा है, बोलो ठीक है। तो जब तुम इस ऑब्जर्वर से पूछा गया कि भाई तुम ये बताओ तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लगता है, क्या लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है क्या? तो ये ऑब्जर्वर आंसर देगा नहीं यार, मैं तो लिफ्ट के अंदर ही बैठा हूं। और जब आप लिफ्ट के अंदर ही बैठोगे तो आपको कुछ एहसास नहीं होगा कि लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है नीचे, आपके रेस्पेक्ट में तो लिफ्ट रेस्ट में है ना, बोलो। तो तो जब लिफ्ट के फ्रेम में फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टेंशन ऊपर, ग्रेविटी नीचे और m इंटू 0। तो जब निकाला गया टेंशन की वैल्यू अलग आ गई। अच्छा इसमें गलती क्या कर दी हम लोगों ने कि भाई अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बना रहे हैं तो आपको सूडो भी इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन सूडो नहीं किया ना इंक्लूड, ठीक है। सूडो तो फिर बाद में आया कि भाई देखो अगर हमें ना सही आंसर चाहिए, इसको 5,000 को 6,000 लाना है तो एक सूडो लगाना पड़ेगा। तो सूडो किस तरह से सही आंसर देगा इसमें मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। बच्चों तीनों फ्रेम से बन गई है एफबीडी, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स लिख के बच्चों ये लिखना है आपको, और इसमें सब चीजें क्लियरली एक्सप्लेन होना चाहिए कि एम क्या होगा, ए क्या होगा, माइनस साइन का क्या रोल है, सब कुछ अपने शब्दों में लिखिए। ये बच्चों सबने, नहीं वो डायरेक्शन के लिए, मैग्नीट्यूड माइनस नहीं लिखेंगे, डायरेक्शन के लिए बता रहा है कि जो फ्रेम में जिस डायरेक्शन में फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा होगा सूडो हमेशा उसके ऑपोजिट होगा। ठीक। बच्चों कुछ सवाल देता हूं जिसमें आपको सूडो फोर्स कैलकुलेट करना है, सूडो फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। बोलिए बेटा। किसके रेस्पेक्ट में, बी वाले? हाँ तो बी के लिए बच्चों बस यही बनेगा कि एम जी नीचे की तरफ और नॉर्मल ऊपर की तरफ, ये बनेगा बी के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, जैसे आप इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ब्लॉक पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। चलिए
बच्चों मैं कुछ सवाल देता हूँ, आप उनको यूज करके मतलब सूडो फोर्स आपको लगाना है। सिचुएशन में आपको बता देता हूँ बच्चों। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मान लीजिए ऐसा एक ट्रक है, ठीक है, और इस ट्रक में ओके बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। क्या बेटा? मैग्नीट्यूड? देखिए मैग्नीट्यूड आप हमेशा m इंटू ए ही लिखेंगे। F बराबर m है, न्यूटन का सेकंड लॉ वही लगेगा, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड वही रहेगा m है। बस ये ध्यान रखिएगा जो m होगा वो उस ब्लॉक का मास होगा जिसकी आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं या जिसका आप मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आपका एफबीडी जिसकी ड्रॉ कर रहे हैं उसका मास इनटू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे आपका फ्रेम राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो जो सूडो फोर्स होगा वो उसका डायरेक्शन माइनस ए होगा, मतलब राइट की तरफ एक्सेलरेशन तो लेफ्ट की तरफ सूडो फोर्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रहेगा और मास एफबीडी जिसकी आप ड्रॉ कर रहे होंगे। मैं कुछ सवाल लेता हूं तो बच्चों थोड़ा और आपको आइडिया लगेगा क्लियरली कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। बच्चों मान लीजिए कि एक ट्रक है, इस रोड पे जा रहा है, ठीक है, और ये ट्रक के ऊपर बच्चों एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, ट्रक के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, ट्रक के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है और आप ये मान लीजिए कि वो एकदम जाम है, वो स्लाइड नहीं कर सकता ट्रक के ऊपर, ट्रक के साथ ही मूव करेगा। तो ट्रक मान लीजिए आगे मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इसका मतलब ब्लॉक भी आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेगा। अब बच्चों आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं 3 फ्रेम में। फ्रेम नंबर 1 बच्चों ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से राइट की तरफ, कांस्टेंट है। आपको बताना है इसके फ्रेम में जो ब्लॉक है उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, इसके फ्रेम में बताना है। दूसरा फ्रेम ऐसा है कुछ कि राइट की तरफ वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ब्लॉक का मास आप ले लीजिए 2 किलो। और ये दूसरा वाला केस हो गया। इसके रेस्पेक्ट में बच्चों आपको बताना है कि ब्लॉक पे बताइए नेट फोर्स कितना लग रहा होगा और आपको बताना है कि नेट एक्सेलरेशन ब्लॉक का कितना होगा। तीसरा केस, जो फ्रेम है वो आगे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और एक्सेलरेशन भी आगे है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो कितना? 2 किलो, 2 किलो। ए नेट कितना होगा? 3 केस में आपको बताना है। ओके, अच्छा, है ना बच्चों। इसमें थोड़ा सा मैं एक ये वायर अटैच कर देता हूँ ताकि तुम लोग को ये कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि मैंने फ्रिक्शन अभी पढ़ाया नहीं है ना, तो तुम लोग को ये कंफ्यूजन ना रहे कि ये ब्लॉक क्यों आगे जा रहा है ट्रक के साथ। तो ये मान लो डोरी कनेक्टेड है ना, तो उससे कुछ भी बदलेगा नहीं। जो आपने सोचा है, आपके थॉट प्रोसेस इस डोरी से कुछ नहीं बदलेगा। बस ये आपको, चूंकि मैंने फ्रिक्शन नहीं पढ़ाया, फ्रिक्शन पढ़ा देता तो बोलता कि बच्चा यहाँ फ्रिक्शन है और वो ब्लॉक को आगे ले जा रहा है। तो चूंकि फ्रिक्शन नहीं पढ़ाया है तो मैं ये सरफेस स्मूथ ले रहा हूं और बोल दिया है कि जो जो ये बॉक्स है उसको ट्रक के अगले हिस्से पे जोड़ दिया है, तो जिस एक्सेलेरेशन से ट्रक जाएगा उसी एक्सेलेरेशन से ब्लॉक भी जाएगा। चलिए, तो पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया बच्चों, पहला वाला। तो पहले वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मैं ब्लॉक की एफबीडी ड्रॉ करूंगा तो देखिए मेरे हिसाब से तो ये चीजें आनी चाहिए। एक तो 2G आना चाहिए ग्रेविटी नीचे की तरफ,
नॉर्मल ऊपर की तरफ और एक टेंशन जो कि थ्रेड का होगा वो आगे की तरफ, यही तीन फोर्सेस आएंगे। बोलिए सही है। तो अगर यहां पे देखिए बच्चों, नॉर्मल और 2G तो कैंसिल कर लेंगे क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर तो ऊपर नीचे एक्सेलरेट नहीं हो रहा है ना। और आगे की तरफ फोर्स केवल टेंशन लगेगा, तो फोर्स जो होगा वो टेंशन के बराबर होगा, और टेंशन होगा मास जो कि 2 किलो है ना, और आगे की तरफ एक्सेलरेशन भी 2 है। तो जो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 4 न्यूटन, और नेट एक्सेलरेशन बच्चों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा आगे की तरफ। बोलिए ठीक है। कितने बच्चों का पहला वाला सही था, फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन और ए नेट? बोलो। ठीक है, अब दूसरे वाले केस पे आ जाइए। ध्यान से देखिएगा बच्चों, दूसरा वाला केस एफ नेट और ए नेट निकालना है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसमें अगर मैं ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो सबसे पहले तो ग्रेविटी बिना किसी झिझक के ड्रॉ कर दिया करो, 2G नीचे की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ। अब मुझे बता दो सूडो की डायरेक्शन कितनी होगी और सूडो का वैल्यू कितना होगा। सूडो की डायरेक्शन मतलब लेफ्ट वर्ड्स होगी या राइट वर्ड्स होगी? राइट या लेफ्ट? बच्चा राइट की तरफ होगी, ये ध्यान रखिएगा सूडो। कारण क्या है इसका, सूडो राइट की तरफ क्यों होगा? बेटा एक्सेलरेशन दिख रहा है आपको, लेफ्ट की तरफ है ना फ्रेम का। इस चीज पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती कि ब्लॉक किधर एक्सेलरेट कर रहा है, उससे मतलब ही नहीं है। एक्सेलरेशन फ्रेम का देखना है, और जिस डायरेक्शन में फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, और सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जिस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं उसका मास इनटू फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन। तो क्या बच्चों सूडो फोर्स 2 न्यूटन लग रहा होगा? बोलिए क्लियर है। अब टेंशन फोर्स देखिए, ध्यान से मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। टेंशन फोर्स आपने पहले वाले में सॉल्व करके 4 न्यूटन निकाला है इस वाले फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो जब आप इस फ्रेम से इस फ्रेम में आ जाएंगे तो क्या टेंशन की वैल्यू चेंज होगी या टेंशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी? आपने इस फ्रेम में निकाला 4 न्यूटन, आप इस फ्रेम से इस फ्रेम में आ जाओगे तो टेंशन की वैल्यू चेंज होगी या टेंशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी? टेंशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 4 न्यूटन ही रहेगा टेंशन। ठीक है ना। टेंशन की वैल्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, तो जो यहां पे टेंशन की वैल्यू है वही यहां पे टेंशन की वैल्यू होगी, वही यहां पे टेंशन की वैल्यू होगी। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों आप सभी को? तो मुझे बता दो क्या बच्चों ये वाला 2G और ये नॉर्मल कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, है ना, क्योंकि ब्लॉक ऊपर नीचे तो मूव नहीं कर रहा है। बोलिए बेटा। और इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आगे की तरफ टोटल फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स आगे की तरफ? 4 न्यूटन टेंशन और 2 न्यूटन सूडो, क्या बच्चों नेट फोर्स आगे की तरफ 6 न्यूटन हो गया है? तो नेट एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना आना चाहिए बच्चों? फोर्स अपॉन मास। क्या बच्चों नेट एक्सेलरेशन आगे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए? और थोड़ा सा तुम्हें रिलेटिव का थोड़ा बहुत आइडिया हो, अगर पढ़ाया है बहुत अच्छे से आपको, रिलेटिव का अगर आइडिया हो, ये 2 से आगे जा रहा है और ये फ्रेम 1 से पीछे जा रहा है, तो फ्रेम को क्या लगेगा कि ब्लॉक आगे कितने से जा रहा है? फिर से सुनो, अगर ये फ्रेम पीछे 1 से जा रहा है, ब्लॉक आगे 2 से जा रहा है, तो फ्रेम को क्या लगेगा कि ब्लॉक कितने से आगे जा रहा है? 3 से ना। ऑपोजिट में जुड़ जाएंगे ना, ऑपोजिट में, ऑपोजिट में जुड़ जाएंगे ना ऐसे। तो देखो एक पीछे 2 आगे, तो दोनों मिला के 3 आना चाहिए, और हमारा उसको सूडो को कंसिडर करके 3 ही आ रहा है। बोलो। अब देखना, 2 से आगे जा रहा है, ये ब्लॉक भी 2 से आगे जा रहा है, तो जब मैं इस फ्रेम से देखूंगा इसको, इस फ्रेम से इसको देखूंगा, तो मुझे ये किस एक्सेलरेशन से आगे जाता हुआ दिखेगा? 0 से जाता हुआ दिखेगा ना, क्योंकि दोनों का सेम एक्सेलरेशन। अब इसके रेस्पेक्ट में इसको देखूंगा तो 0 ही लगेगा ना बेटा। नहीं आया समझ में? ठीक है, अगर ए नेट 0 तो क्या बच्चों एफ नेट भी 0 आना चाहिए?
अब प्रूव करते हैं कैसे आएगा एफ नेट जीरो। तो बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तीसरे वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो बच्चों सबसे पहले तो 2G नीचे की तरफ ड्रॉ कर दो, सबसे आसान है। ऊपर की तरफ क्या ड्रॉ करेंगे? यहां तक किसी कुछ समस्या बच्चों? ठीक है ना? ये फ्रेम का एक्सेलरेशन किधर है बच्चों? इस वाले फ्रेम का डायरेक्शन किधर है बेटा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? सूडो फोर्स लेफ्ट लगेगा। बोलिए सही है। और 2 किलो इसका मास है बच्चों, तो सूडो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा मास ऑफ द ब्लॉक जिसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, और इनटू एक्सेलरेशन किसका रखते हैं बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 2। बोलिए सही है। अच्छा बच्चों टेंशन की एक और फोर्स भूल गए हम लोग, टेंशन भी तो लग रहा होगा आगे की तरफ ना? ये तो सूडो लिख दिए हो तुम, टेंशन भी तो लग रहा होगा। अच्छा बच्चों टेंशन इस फ्रेम में 4 आया है, तो इस फ्रेम में कितना आएगा? 4 ही आएगा क्या बेटा? तो क्या ये 4 और ये 4 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा? ये दोनों तो हो ही रहे थे कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या नेट फोर्स 0 आ जाएगा? और नेट एक्सेलरेशन भी 0 आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ है? तो जब आप सूडो फोर्स तब आएगा जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और फिर क्योंकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी उसी फ्रेम से आएगा। बोलिए। बोलिए। हाँ टेंशन आप हमेशा इनर्शियल फ्रेम से निकालेंगे ऐसा नहीं है। अब जैसे मैंने पहला फ्रेम जो दे दिया था वो आपको इनर्शियल दे दिया था, ऐसा जरूरी नहीं है, सवाल पे डिपेंड करेगा, हर बार अलग केस हो सकता है। जैसे मैं अभी लिफ्ट वाला लूंगा तो उसमें थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। हम्म। बच्चों अच्छा एक चीज देखो जरा, मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स होता है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन पहले वाले में फोर्स आप निकाले तो पहले वाले में नेट फोर्स 4 आया, दूसरे वाले में नेट फोर्स 6 आया, तीसरे वाले में नेट फोर्स 0 हो गया। अब तो ये फ्रेम पे डिपेंडेंट हो गया। इसका कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्या सही चीज है? नहीं मैंने तो बोला था कि कोई भी फ्रेम हो फोर्स तो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन यहाँ पे निकाल रहे हैं तो पहले वाले में 4 आ रहा है, दूसरे वाले में नेट फोर्स 6 आ रहा है, तीसरे वाले में नेट फोर्स 0 आ रहा है। अब कैसे चेंज हो गया फोर्स भाई? अब क्यों फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है? इसको तो फ्रेम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किसी के बच्चे के दिमाग राइट, वो रियलिटी में नहीं है ना? बच्चों बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन बच्चे ने दिया। उसने बोला कि सर देखो लग तो एक्चुअल में 4 ही न्यूटन रहा है, पर चूंकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो ना, हर बार इन दो केसेस में आप नॉन इनर्शियल से देख रहे हो, तो नॉन इनर्शियल में आपको न्यूटन लॉ लगाने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा, सूडो सूडो जुगाड़ है। अब ये रियलिटी में थोड़ी एग्जिस्ट कर रहा है, आप तो केवल ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, आप न्यूटन के लॉस को वैलिड करने के लिए आपने ये लगा दिया है। ये रियल फोर्स थोड़ी है, रियल फोर्स तो केवल 4 ही न्यूटन है। तो अगर देखा जाए तो उसमें 4 ही न्यूटन लग रहा है, ठीक है। बाकी जो तुमने सूडो लगा के बाद में कलाकारी की है वो तो न्यूटन के लॉस को वैलिड मानने के लिए किया है। तो अगर सवाल में पूछा जाए कि फोर्सेज आर फ्रेम डिपेंडेंट और फ्रेम इंडिपेंडेंट, तो हमेशा इंडिपेंडेंट सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि सूडो फोर्स रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको अपन रियल मान के आंसर नहीं करेंगे। बच्चों लिख लिया सबने? बोलिए। नहीं नहीं फिर तो ऐड हो जाएगा ना बेटा, अगर आप इसको इधर एक्सेलरेट कर देंगे 2 से, है ना, और ये ऑलरेडी 2 से आ रहा है, तो दोनों मिला के 4 से आते हुए लगे, इसको 4 से आता हुआ लगेगा ना। ये जैसे आप 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, उधर से कोई चीज 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो हमें 20 मीटर पर सेकंड से आती हुई लगेगी ना। हाँ इसका इसका क्या स्टेटमेंट आप मतलब क्या लिखना चाहते हैं इसमें? मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट।
तो देखिए इसमें टेंशन तो रियल फोर्स है, उसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, तो टेंशन तो 4 न्यूटन ही रहेगा, फ्रेम इंडिपेंडेंट है। क्योंकि इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो उसका सूडो हम लोग आगे लगाएंगे। आप इसमें आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं पर सर उसकी वेलोसिटी तो आगे है। वेलोसिटी से हमें लेना देना भी कुछ नहीं है, वेलोसिटी से हमारा मतलब नहीं होता फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। सूडो फोर्स में केवल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन से मतलब होता है, वेलोसिटी से मतलब नहीं होता। तो हालांकि ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है लेकिन हमें कुछ मतलब नहीं है उसका, हमें बस देखना है उसका एक्सेलरेशन किधर है। एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो सूडो आगे की तरफ हो जाएगा। और सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, जिस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो इनटू फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन। ठीक है ना? हम्म। बच्चों हो गए, सारे तीनों केसेस हो गए? ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा ना, चूंकि हम लोग सूडो फोर्स पढ़ चुके हैं, सारी हम लोग को नॉलेज हो गई है। अब मुझे बता दो कि ये जो दूसरा वाला केस था जिससे सही आंसर नहीं आ रहा था, मैं ऐसा क्या कर दूं कि इसका सही आंसर आ जाए इस वाले केस में? सूडो फोर्स लगा दें, वेरी गुड। सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा सूडो या अपवर्ड लगेगा? डाउनवर्ड। क्यों बेटा डाउनवर्ड क्यों लगेगा? हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सीलरेशन ऊपर है इसलिए सूडो नीचे लगेगा। और सूडो का वैल्यू कितना होता है बच्चों? सूडो चलिए ठीक है, ये तो नीचे लगेगा, बिल्कुल सही बात है। वैल्यू कितनी होगी सूडो की? सूडो की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 500 इंटू 2। क्योंकि बच्चों जिस ऑब्जेक्ट पे सूडो लगा रहे हैं उसका मास रखते हैं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन लगते हैं। तो बच्चों ये 1000 हो गया, देखिए। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे कि भाई, इससे पूछा जाएगा कि भाई तुम्हें क्या लग रहा है, लिफ्ट रेस्ट पे है या मूव कर रही है? तो ये कहेगा लिफ्ट रेस्ट पे। रेस्ट पे है इसका मतलब नीचे वाले फोर्सेज और ऊपर वाले फोर्सेज बराबर हैं, तो इस बार ये बोलेगा कि जो टेंशन है ऊपर वाला फोर्स वो बराबर होगा सूडो फोर्स प्लस mg के। तो सूडो फोर्स बेटा आपका 1000 आ रहा है और mg 5000 आ रहा है, तो टेंशन फोर्स यहां से 6000 आ जाएगा। तो अब दोनों से बच्चों देखिए आपका रिजल्ट मैच कर गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप सूडो फोर्स को इंक्लूड कर लेते हैं अपने कैलकुलेशन में तो फिर हमारे आंसर सही आ जाते हैं। बस एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो जाएगा। बोलिए। ओके। नहीं नहीं, फिर से बोलिए आप। जो लिफ्ट पे बंदा बैठा हुआ उसको लगेगा कि अर्थ जो है नीचे जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इतनी बात आपकी सही है। इसके बाद क्या कह रहे हैं आप? नहीं तो देखिए देखिए, आप इसमें बहुत बेसिक कंफ्यूजन आप कर रहे हैं। जब आप अर्थ को देखेंगे कि अर्थ नीचे जा रही है ना, तो आप अर्थ के एफबीडी ड्रॉ करोगे ना, तब उस पे नेट एक्सलेशन नीचे लिखोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ, तो वो अर्थ की एफबीडी जब ड्रॉ करते फिर लिखते आप ऐसा। बोलिए। तो लिफ्ट तो, ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर ही है ना, लिफ्ट पे ही है ऑब्जर्वर। हाँ, लिफ्ट लिफ्ट तो ग्राउंड के फ्रेम में एक्सेलरेट कर रही है ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ग्राउंड के फ्रेम में एक्सेलरेट कर रही है। जब वो ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर पहुंच गया तो ये भी एक्सेलरेट करने लगा ग्राउंड के फ्रेम में, है ना? तो नॉन इनर्शियल बन गया। तो नॉन इनर्शियल बन गया तो सूडो लगाना पड़ेगा। सूडो क्या होता है? जिसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं उसका मास इनटू फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन खुद के रेस्पेक्ट में नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 2 है तो 2 रख देंगे, है ना? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। 4 और ये 2, सूडो 2 और टेंशन 4, 4 2 6। ये टेंशन 4 न्यूटन निकाला था ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 2 kg मास है। तो ये किस वजह से जा रहा होगा? टेंशन की वजह से जा रहा होगा, तो टेंशन की वैल्यू 4 है। बोलो सही है?
बोलिए। ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं तक करते हैं, है ना। अगली क्लास में सूडो फोर्स से ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। डीपीपी नंबर 2 निकाल लीजिए। थैंक, बाय बेटा, बाय। हाँ हाँ, हाँ हाँ, डीपीपी नंबर 2 निकाल लीजिए और एक एक करके पूछिए। पहले सवाल में किसी को दिक्कत है डीपीपी नंबर 2 के पहले सवाल में? हाँ हाँ, जा सकते, जिनको कोई कुछ नहीं पूछना है जा सकते। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ हाँ, रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ हाँ, मैं एक एक करके आता हूँ। पहले में तो किसी को समस्या नहीं ना, पहले वाले में? बोलने दीजिए बच्चों मुझे। पहले वाले में किसी को समस्या है? फर्स्ट वाले में करवा दीजिए। लड्डू नहीं बट रहा है, समय बहुत सीमित है। अगर फुद्दू सवाल है तो कर लेना चाहिए आपको खुद से, आसान हो तो। एफ बराबर दिया है, एफ बराबर 12t प्लस 3t स्क्वायर गिवन है। एफ बराबर 12t प्लस 3t स्क्वायर गिवन है। चेंज इन मोमेंटम पूछा है बेटा, इसमें सीधा सीधा dp बराबर 12t प्लस 3t स्क्वायर dt लगाइए और जहां से पूछा गया है उस समय से लेकर इंटीग्रेट कर दीजिए, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। चलिए, पहला हो गया। दूसरे में कोई समस्या है? दूसरा डीपीपी में सवाल है क्या बेटा? डीपीपी में पूछ लो अभी, डीपीपी। हाँ हाँ बच्चों, तुम लोग ऐसे परेशान नहीं करो यार, मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ। कुछ समस्या है तो बताओ। दूसरे में समस्या है क्या? तीसरे में? हाँ हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। रुक जाओ राजा, एक एक करके चलने दो यार। डीबी नंबर 3 देखिए। डीबी नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय 600 माइनस 2 के 2 इंटू 10 के पावर 5t। 600 माइनस 2 के पावर, तो फोर्स जो है बच्चों वो दिया हुआ है 600 माइनस 2 इंटू 10 के पावर 5t, यही है ना फोर्स। मैच कर लेना बच्चों, कुछ मैच ना हो तो। कह रहा है फोर्स एफ इज इन न्यूटन टीन सेकंड, द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम जीरो एज सून एज इट लीव द बैरल, व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इंपार्टेड टू द बुलेट। तो कह रहा है बच्चों की फोर्स जो है ना बुलेट पे, गन इस तरह से लगा रही है और जैसे ही बैरल को छोड़ती है बुलेट तो उस पर फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक है, तो आप फोर्स को जीरो करो बच्चों, फोर्स को जीरो करो तो ये देखो आ जाएगा 600 बराबर 2 इंटू 10 के पावर 5t। तो बच्चों देखिए आपके पास ये वो समय आ जाएगा t बराबर 300 डिवाइड बाई 10 के पावर 5, है ना। यानी इसको लिख सकते हैं 300 इंटू 10 के पावर -5, यानी बच्चों इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 के पावर -3। तो ये वो समय है बच्चों जिसमें फोर्स जीरो हो जाएगा। अब इस ड्यूरेशन में कितना इंपल्स बुलेट को दिया गया है ये पूछा है। तो बेटा आप सबको पता है कि इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम होता है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। क्योंकि इंटीग्रेशन यूज करेंगे बेटा, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है ना, समय के साथ चेंज हो रहा है। तो आप बस ये लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ 600 माइनस 2 इंटू 10 के पावर 5 टी डी टी, और समय हो जाएगा बच्चों जीरो से लेकर ये वाला समय, ये जो समय निकाला है आपने, तो लिमिट लगेंगी जीरो से लेकर ये जो समय है 3 इंटू 10 के पावर -3। तो बेटा आपको इंटीग्रेट करना है और समय रख देना है। ठीक है, चलिए तीसरा हो गया। चौथा बताइए बच्चों, चौथा हो गया है? पांचवा हो गया है। फोर्थ में चेंज इन लीनियर मोमेंटम, बेटा फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया, तो यहां पे देखिए एरिया बराबर है, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, नेट एरिया जीरो। हाँ, पांचवा हो गया है ना? छठवां हो गया है? छठवां, सातवां, कौन सा बताऊं? एक सेकेंड, छठवें में दिक्कत है, देखो छठवें में चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8। तो बेटा फिर से एरिया अंडर द कर्व निकालना है। एक बार ट्राइंगल है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 0 से 2
और 4 से 8 पॉजिटिव रहेगा, 2 से 4 नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव एरिया को नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव वाला माइनस कर देना। ठीक है, कर लोगे? हो गया सर। हाँ, सिंपल है, एरिया निकाल के पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव घटा देना। 7वां हुआ है बच्चों? 7वां? यस सर। 8वां? सर बता दीजिए। हाँ, 8वां देखो, 8वां देखो, कह रहा बॉडी ऑफ मास, बॉडी इफ मास ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाई 10%। तो बेटा अगर बॉडी का मास आप 10% से बढ़ा देंगे, तो मान लीजिए 10% का बढ़ाना मतलब होता है बच्चों 0.1, तो पहले मास m था ना, तो 1.1 m हो जाएगा बाद में। ठीक है, 10% बढ़ने के बाद। और कह रहा है एंड दिस स्पीड इज डिक्रीज बाई 10%, स्पीड को 10% घटा दीजिए, तो स्पीड घटा देंगे 10% तो 0.9 v हो जाएगा। ठीक है ना, तो 0.9 v हो जाएगा। तो मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो 11 इंटू 9 99 हो जाएगा, और 2 पॉइंट पे डेसिमल आ जाएगा, तो 0.99 mv हो जाएगा। बोलिए ठीक है ना बेटा? तो ये देखिए p डैश 0.99 mv बराबर ओरिजिनल मोमेंटम, तो पहले मोमेंटम p था, बाद में 0.99 p हो गया है, तो क्या बच्चों 0.01 का 0.01 घट गया है ना, तो इसका मतलब 1% घट गया है। हाँ, आप मास को 10% बढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, 10% बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि m का 10% कितना होगा? m इंटू 10 डिवाइड बाई 100, यानी m बाई 10 होगा ना। m बाई 10 का मतलब क्या हो गया? 0.1 m हो गया। इतना बढ़ रहा है, पहले से m है और 10% और बढ़ा दिया, तो 1.1 m हो गया। एक सेकेंड, 8वां हो गया। 9वें में दिक्कत है? 9वें में? यस सर। हाँ, रुक जाइए, जो रह गया फिर से पूछ लीजिएगा। 9वें में दिक्कत है? 9वें में यस सर। body of mass 40 gram is moving with a constant velocity 2 centimeter per second on a frictionless horizontal table. The force on the table by the body is gravity के बराबर होगा ना बेटा। इसमें क्या दिक्कत है? mg लगाइए, 40 ग्राम दिया हुआ है तो कन्वर्ट कर लीजिए। अच्छा, आंसर डाइन में है क्या? तो 40 ग्राम को एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि सीजीएस की यूनिट होती है ना, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 9.8। अब देखिए 9.8 मत रहने दीजिएगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो उसको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदल लीजिएगा। तो आप एक काम कर दीजिए, 9.8 का तो ये 0 हटा दीजिए, तो 4 इंटू 98 इंटू 100, जो भी आंसर आएगा बच्चों यही होगा। 4 इंटू 98 392, 392 100 आएगा, पहला वाला आएगा। 10वां वाला, रुक जाइए बेटा, जो रह गया आप रुक जाइए अब थोड़ी देर। 10वां हो गया? 10वां 10th हो गया बच्चों सबको? चलिए, अब 7वें में दिक्कत है। 7वें में, हाँ 7वां देखिए, n bullets strike per second perpendicularly on a wall with speed v and rebound with the same speed. What will be the force exerted by the wall on the wall by the bullets if mass of each bullet is m? तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था न्यूटन का सेकंड लॉ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो dm by dt है ना, इतना फोर्स लगता है बेटा। ठीक है, अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा, बुलेट केवल जाके वहां रुक नहीं रही है, बुलेट रिबाउंड भी हो रही है ना। तो आप एक चीज समझो कि बुलेट ऐसे जाएंगी, है ना, हिट करेंगी, और फिर हिट करने के बाद रिबाउंड होंगी। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम बुलेट का कितना है बेटा? एक बुलेट का मास m है और वेलोसिटी भी है, तो इनिशियल मोमेंटम इतना हो जाएगा। टकराने के बाद जब वापस आएंगे तो मोमेंटम इतना हो जाएगा। बोलिए ठीक है। अब जो फोर्स होता है बच्चे, वो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, यानी फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना, तो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड इज फोर्स। तो बेटा 1 सेकेंड में अगर n बुलेट टकरा रही हैं, यानी 1 सेकेंड में n बुलेट टकरा रही, तो इतना मास 1 सेकेंड में जाके दीवार से लड़ेगा, और उतना ही मास जो है वापस भी आ जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड निकालोगे तो p फाइनल माइनस p इनिशियल कर देंगे, तो माइनस nmv ये फाइनल हो गया, माइनस इनिशियल वाला nmv है, तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो -2 nmv आ जाएगा। ठीक है, इतना बुलेट पे फोर्स लगेगा, तो वॉल पे कितना फोर्स लगेगा? इतने ही अमाउंट का इस डायरेक्शन में, तो वॉल पे 2 nmv लग जाएगा। ठीक है, हाँ
चलिए बच्चों, डीपीपी नंबर 2 ही डिस्कशन करेंगे, तीसरा अगली क्लास में कर लेंगे। बोलिए बेटा, सर बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, 9th वाले में जीरो आंसर नहीं होगा? नहीं बेटा, जीरो नहीं होगा, ग्रेविटी फोर्स लगाएगी टेबल पे। 8वां नंबर बताया तो है अभी, 8वां नंबर ये देखो बताया है, ये 8वां नंबर बताया है। डीपीपी 3 कल डिस्कशन करेंगे, आज नहीं करते हैं। डीपीपी 2 में कुछ हो तो पूछ लीजिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में डीपीपी 3 कंप्लीट कर लीजिएगा, डीपीपी 3 अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बेटा, बाय।